निर्णय आईएएस बाय ऑफिसर्स फॉर फ्यूचर ऑफिसर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है निर्णय आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सेशन में केवल 30 मिनट में हम पर्यावरण से संबंधित जितने भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कवर करेंगे। एंड ये सेशन आपके एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि आप यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लीजिए। ऐसा कोई भी साल नहीं होगा जहां पर आपको इन संगठन से संबंधित कोई क्वेश्चन देखने को ना मिले। सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही नहीं, ये आपके मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मेरे द्वारा कहा गया एक एक शब्द आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पूरे सेशन को बेहद ध्यान से सुनिएगा। एंड बाद में आपको ये जो पीडीएफ है नोट्स का, ये भी उपलब्ध हो जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन का। सबसे पहले आप यहाँ पर एक चार्ट देख पा रहे होंगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन को उनके ईयर के साथ मैंने कवर किया हुआ है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, उन सभी को मैंने अपने आज के सेशन में कवर किया है। इसी तरह का एक ग्राफ आपको राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन का भी देखने के लिए मिल जाएगा, और वो सारे संगठन भी मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। आज का हमारा पहला संगठन है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और ये संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख विकास एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसका जो मेन कार्य है वो है असमानताओं को कम करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट और ओवरऑल नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना। यूएनडीपी का जो नेतृत्व है वो एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, और इसके अधीन 36 सदस्य का एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है। इस बोर्ड में विकसित और विकासशील दोनों देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। देखिए, यूएनडीपी का जो एक मूल ऑब्जेक्टिव है वो है सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में देशों की सहायता करना, साथ ही पर्यावरणीय रूप से अनुकूल ऊर्जा और आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना, साथ ही एचआईवी, एड्स और अन्य स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटना। यूएनडीपी अपने काम के लिए 5 साल का एक प्रोग्राम बनाता है, और यूएनडीपी को अपने प्रोग्राम के लिए जो पैसा मिलता है, जो फंडिंग मिलती है, वो स्वैच्छिक योगदानों से मिलती है। यानी कि मेंबर्स के लिए अनिवार्य नहीं है कि वो यूएनडीपी को पैसा दे, लेकिन अगर सदस्य देश चाहे तो वो वॉलंटरली यहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूएनडीपी में भारत की भूमिका कैसी है। तो देखिए, जैसे भारत का एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, इसमें भी यूएनडीपी ने सहयोग किया था। साथ में 2023 में नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क 2023 से 2027 पर हस्ताक्षर किए थे, जो इसलिए साइन किया गया था कि भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति के लिए लैंगिक समानता और युवाओं के एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया जाए। यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है ये 4 पिलर पे काम करता है: पीपल, प्रोस्पेरिटी, प्लैनेट एंड पार्टिसिपेशन। यूएनडीपी के द्वारा जो प्रकाशित रिपोर्ट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और ये वार्षिक वैश्विक रिपोर्ट है, जिसमें मानव विकास सूचकांक समेत बहुत सारे सामाजिक आर्थिक संकेतकों के बारे में आपको जानने के लिए मिलता है। इसके अलावा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ऐसे कुछ और रिपोर्ट या इंडेक्स है जिस पे यूएनडीपी काम करता है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो हाल ही में जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 रिलीज हुई थी मई 2025 में, इसमें भारत की जो रैंक आई थी वो 130वीं आई थी, और हमने एक्चुअली इसमें परफॉर्म अच्छा किया है, क्योंकि पहले हमारी जो रैंक थी वो 133वीं थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, भारत फिलहाल मध्यम मानव विकास की कैटेगरी में है, लेकिन इसका जो स्कोर है वो हाई मानव विकास की कैटेगरी में पहुंच रहा है। इसके अलावा कुछ और डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसको WWF भी कहते हैं। तो ये विश्व की सबसे बड़ी कंजर्वेशन से जुड़ी हुई एक संस्था है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ये लगभग 100 कंट्रीज में सक्रिय है, और इसका मिशन है पृथ्वी का जो नेचुरल पर्यावरण है उसके क्षरण को रोकना, और एक ऐसा भविष्य बनाया जा सके जिसमें ह्यूमंस और जो हमारा नेचर है वो साथ रह सके। अगर हम इसके मुख्य ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना, प्रदूषण की रोकथाम करना, साथ में जल, वन, भूमि, समुद्र और वन्य जीव संरक्षण के लिए नीतिगत हस्तक्षेप, अनुसंधान,
सामुदायिक भागीदारी और शिक्षा से रिलेटेड काम करना। भारत में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ को देख लेते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया जो है वो पिछले 50 सालों से भारत में नेचर कंजर्वेशन के प्रोग्राम से संबंधित कार्यों में इन्वॉल्व है। और अगर हाल ही में देखें तो इन्होंने एक अर्थ आर 2025 को सेलिब्रेट किया था, जिसमें दिल्ली के जो प्रमुख स्मारक थे उनको स्विच ऑफ कर दिया गया था, लाइट यानी कि बंद कर दी गई थी, ताकि लोगों को बिजली, जल संरक्षण, इस तरह की चीजों को लेकर अवेयरनेस दी जा सके। इसके अलावा एक प्रोग्राम है इनका, कंजर्वेशन कैटलिस्ट प्रोग्राम 2025-26। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और ये मेंटरशिप देता है उन लोगों को या उन संगठनों को जो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, यानी कि वो लोग जो बहुत ही लेस नोन प्रजातियों का और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण का कार्य कर रहे हैं, उनके प्रोग्राम्स को, उनके प्रयासों को एम्पावर किया जा सके, इसके लिए जो है पैसे से मदद कर सकता है। इसके अलावा नल सरोवर वेटलैंड संरक्षण गुजरात, यहाँ पे भी गुजरात सरकार के साथ मिलकर ये इसके संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ये विश्व की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी वैश्विक पर्यावरण संस्था है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसका जो मुख्यालय है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इनका जो मेन काम होता है वो विज्ञान, नीति और व्यवहारिक समाधान उपलब्ध कराना है। देखो ये क्या करते हैं, आईयूसीएन का रेड लिस्ट निकालते हैं। उस रेड लिस्ट का मतलब एक डेटाबेस, जिसमें जो प्रजातियां हैं, चाहे वो संकटग्रस्त है या विलुप्त प्राय हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाती है और उसके बेस पर जो कंट्रीज है फिर वो अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये संरक्षण से जुड़े वैज्ञानिक अध्ययन और रिपोर्ट तैयार करने का भी काम करते हैं। अगर हम भारत के कंटेक्स्ट में बात करें तो देखिए भारत 1969 से आईयूसीएन का सदस्य है और यहाँ पर देखिए भारत सरकार में जो एनजीओ है, जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है और जो अन्य संगठन है वो आईयूसीएन के साथ मिलकर संरक्षण से संबंधित कार्य जो है उनमें इन्वॉल्व है। हाल ही के प्रमुख पहलों के बारे में बात कर लेते हैं। एक सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल, ये दरअसल आईयूसीएन और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया है और ये दक्षिण एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल है जो भारत में स्थापित किया गया है। यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनका एक नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसके अलावा इंटीग्रेटेड हैबिटेट कंजर्वेशन एंड इको डेवलपमेंट टाइगर लैंडस्केप प्रोजेक्ट भी यहाँ पे चलाया गया है, जहां पर महाराष्ट्र के जो 2 प्रमुख टाइगर कॉरिडोर्स हैं, नागजीरा, नवेगांव, ताडोबा एवं मेलघाट भोरपेच, वहां पे ये परियोजना चलाई जाएगी। इसका उद्देश्य है कि भाई जो टाइगर कॉरिडोर्स हैं वहां से स्थानीय लोगों को हटाया जाए, उनको आजीविका के वैकल्पिक समाधान दिए जाएं, ईंधन की कटाई में कमी आए, जिसकी वजह से जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें कमी आएगी। साथ में इनका इंडियन हिमालयन रीजन में भी एक इकोसिस्टम बेस्ड अडेप्टेशन प्रोग्राम जो है चल रहा है। अब आईयूसीएन के रेड लिस्ट के बारे में यूपीएससी हमेशा सवाल पूछता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए आईयूसीएन एक डेटाबेस रिलीज करता है जिसमें अलग अलग प्रजातियों को उनके स्टेटस के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाता है। ऐसी 9 कैटेगरीज हमें रेड लिस्ट में देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले नॉट इवेलुएटेड, यानी कि जिस प्रजाति को लेकर डाटा इवेलुएट ही नहीं किया गया। दूसरी कैटेगरी है डाटा डेफिशिएंट, यानी कि जिस प्रजाति का हमारे पास अपर्याप्त डाटा है, हम एज सच कुछ कह नहीं सकते हैं। देन नेक्स्ट कैटेगरी है लीस्ट कंसर्न, यानी कि जिसको लेकर न्यूनतम चिंता की बात है, जिनकी पॉपुलेशन ठीक ठाक है। देन होता है नियर थ्रेटेंड, जिसको निकट संकटग्रस्त भी यहाँ पर बोलते हैं। इसका मतलब वो प्रजाति होती है जिसकी पॉपुलेशन में गिरावट दिखनी शुरू हो चुकी है। देन है वल्नरेबल, यानी कि संकटग्रस्त, ये वो प्रजाति होती है जिसकी पॉपुलेशन में ठीक ठाक गिरावट देखने को मिल रही है। एंडेंजर्ड का हिंदी में मतलब होता है लुप्तप्राय, ये वो प्रजातियां होती हैं जिनकी पॉपुलेशन का सिग्निफिकेंट नंबर डिक्लाइन हो चुका है। देन आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये होती है गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियां। देन एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, यानी कि जो प्राकृतिक अपने वातावरण के अंदर, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर विलुप्त हो चुकी है प्रजातियां, केवल कुछ जू वगैरह में ही बची हुई है, वो आते हैं। देन एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त, फॉर एग्जांपल जैसे डायनासोर्स कंप्लीटली विलुप्त हो चुके हैं। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होना चाहिए,
क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है जब आप संकटग्रस्त या फिर अत्यधिक संकटग्रस्त हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी संस्था है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो जलवायु विज्ञान को लेकर, वैश्विक स्तर पर मौसम को लेकर यह सेवाओं का आदान प्रदान करता है, अनुसंधान करता है। इसका जो सर्वोच्च निकाय है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस है, जिसकी हर साल में एक बैठक होती है। यहाँ पे जो कार्यान्वयन किया जाता है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा किया जाता है। भारत की तरफ से जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके जो महानिदेशक हैं वो हमारे विश्व मौसम संगठन में स्थायी प्रतिनिधि हैं। यही ऐसे फैक्ट्स है जो एग्जाम में आपको बहुत काम आएंगे। अगर हम इसके प्रमुख कार्यों की बात करें तो वैश्विक मौसम, जलवायु, जल संसाधन निगरानी और पूर्वानुमान को लेकर काम करना। आईपीसीसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का ये सह संस्थापक है, जिसको 2007 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। एंड ये 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के रूप में सेलिब्रेट भी करता है। भारत के कंटेक्स्ट में देखें तो भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग है उन्होंने दक्षिण एशिया फ्लड गाइडेंस सिस्टम राइट है उसका जो है नोडल केंद्र अपने आप को बनाया है। और ये जो नोडल केंद्र है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका बाढ़ को लेकर जो भी इमीडिएट वार्निंग होती है वो देता है, राइट। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे 2025 में ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट ये रिपोर्ट भी WMO की तरफ से जारी की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1.9 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रह सकता है, राइट। यानी कि जो हमारा पेरिस समझौते का लक्ष्य था ना कि भाई हमें पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर अंदर मेंटेन करना है, शायद ये ब्रीच कर लेगा। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आता है दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और ये एक दरअसल 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद स्थापित हुई संस्था है। इसका जो मुख्यालय है याद कर लीजिएगा वो नैरोबी केन्या में है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो जलवायु परिवर्तन को लेकर, प्राकृतिक जैव विविधता के लॉस को लेकर, पॉल्यूशन और वेस्ट को लेकर ये काम करता है, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग करता है। और दरअसल यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली ये इसका सर्वोच्च निकाय है एंड जो पॉलिसीज बनाता है, जिसकी बैठक हर 2 साल में नैरोबी यानी कि केन्या में होती है, राइट। अगर आप देखोगे तो भारत के बारे में बात करें तो भारत में जो हमारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है वो इसकी नोडल एजेंसी है। एंड कुछ परियोजनाएं जैसे शहरी हीट का प्रबंधन करना, राइट, ये यहाँ पर इसके सहयोग के द्वारा भारत में चलाई जा रही है। रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। इनके द्वारा अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट ये रिलीज की जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेते हैं। यूएनईपी आईपीसीसी का सह संस्थापक है, अभी बताया था। साथ में यूएनईपी जो है बहुत सारे जो अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौते हैं जैसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, साइट्स, मिनीमाटा कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन, इनके सचिवालय के रूप में भी काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। एक्चुअली ये एक संधि है यानी कि कन्वेंशन है जिसको हम बोलते हैं साइट्स, जिसका जो फुल फॉर्म है वो है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्योना एंड फ्लोरा, यानी कि वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर एक कन्वेंशन। देखिए इस पे साइन तो किए गए थे 1973 में और फिर इसके बाद 1975 से ये लागू हो गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है और इसका जो उद्देश्य है जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि भाई अंतरराष्ट्रीय व्यापार ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि कोई वन्य जीव या फिर कोई वनस्पति उसकी प्रजाति का जो अस्तित्व है वो संकट में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत संचालित होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। तो देखिए ये परमिट और प्रमाण पत्र प्रणाली के माध्यम से व्यापार को नियंत्रित करता है। साइट्स के अंदर आपको 3 जो है शेड्यूल देखने के लिए मिल जाएंगे, या परिशिष्ट कह लीजिए या अपेंडिक्स कह लीजिए। अपेंडिक्स 1 में इन्होंने उन प्रजातियों का नाम लिखा हुआ है जो सर्वाधिक संकटग्रस्त हैं और जिनका इंटरनेशनल व्यापार आमतौर पर प्रतिबंधित है कि भाई इनमें आप ट्रेड नहीं कर सकते। अपेंडिक्स 2 के अंदर वो प्रजातियां आती हैं कि भाई जो अभी तो संकटग्रस्त नहीं है बट अगर उनका व्यापार रेगुलेट नहीं किया तो भाई उन पे खतरा आ सकता है। तो उन प्रजातियों का नाम है जिनका व्यापार रेगुलेट करना होता है। अपेंडिक्स
3 में वो प्रजातियां आती हैं जिनको लेकर कोई भी कंट्री अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहता है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया टाइगर के कंजर्वेशन को लेकर इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहता है तो वो साइट्स के अपेंडिक्स 3 में जो है टाइगर का नाम लिखवा सकता है, राइट है। भारत और साइट के बारे में बात करें तो भारत में साइट्स के प्रावधानों को लागू करने की जो जिम्मेदारी है, ध्यान से सुनिएगा, वो वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की है। इसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। एंड इसके अलावा भारत के बहुत सारे प्रमुख संस्थान जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दरअसल साइट्स के वैज्ञानिक प्राधिकरण के रूप में जो है रजिस्टर्ड है, करेक्ट है। साथ में यहाँ पे आप ये भी देखेंगे भारत की कुछ प्रजातियों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम भी उठाए गए, जैसे पेंगोलिन या फिर जो इंडियन स्टॉर्ट टॉर्टोइस था या जो कछुए था, इनके व्यापार पे प्रतिबंध लगा दिया गया, राइट है। अच्छा, शीशम की लकड़ी के जो हस्तशिल्प उत्पाद होते थे उनका जब एक्सपोर्ट करना होता था तो भारतीय कारीगरों को ना प्रमाण पत्र या लाइसेंस लेना पड़ता था, क्योंकि शीशम भी संकटग्रस्त प्रजाति माना जाता है। तो भारत ने कहा भाई इससे हमारे यहाँ के जो हस्तशिल्प कारीगर है उनको दिक्कत आ रही है, तो भारत ने क्या करवाया, अगर शीशम की लकड़ी का कोई हस्तशिल्प निर्मित जो प्रोडक्ट है वो 10 किलोग्राम से कम वजन वाला है तो भैया उसके लिए साइट्स के परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आपको याद रखना चाहिए। साथ में देखिए इंडियन स्टार टोटोइस जो है, पेंगोलिन जो है, वो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और इनका जो व्यापार है वो पूर्णतः प्रतिबंधित है, राइट। अच्छा, साइट्स का जो बेसिकली ये संधि है ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है, याद रखिएगा, लेकिन ये किसी भी कंट्री के घरेलू कानून का स्थान नहीं लेती है, बल्कि घरेलू कानून के सहयोग में ये संधि चलती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, राइट है। नेक्स्ट हमारा आता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी। तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसकी जो स्थापना की थी वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन्होंने मिलकर की थी। इनका काम क्या है, वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराना क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ताकि भाई लोगों को पता चले एग्जैक्टली साइंटिफिकली क्या हो रहा है, सो दैट वो पॉलिसी जो बनाए तो वो विज्ञान के आधार पर बनाए। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें आईपीसीसी पैनल होता है जिसमें सारे सदस्य शामिल होते हैं, ये सर्वोच्च निकाय है और साल में 2 बार इसकी बैठक होती है। इसमें 3 वर्किंग ग्रुप काम करते हैं, जलवायु परिवर्तन का भौतिक विज्ञान, एक प्रभाव अनुकूलन और संवेदनशीलता और एक शमन के लिए यहाँ पे काम करता है। देखो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आईपीसीसी खुद रिसर्च नहीं करता, ऐसा नहीं कि खुद रिसर्च करते हैं, बल्कि ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ना वैज्ञानिक साहित्य का ये व्यापक विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर रिपोर्ट प्रिपेयर करके वो जो है कंट्रीज को यहाँ पे देते हैं, राइट। अच्छा, इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाती है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट माना जाता है, 6 से 7 साल में ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। अब तक 6 असेसमेंट रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है, 7वीं का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका था। देन ये टाइम टू टाइम कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स भी बेसिकली जारी करता है। अगर हम बात करें भारत का जो लाइफ मिशन है यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट और भारत के जो अक्षय ऊर्जा लक्ष्य हैं कि भाई 2030 तक हम 500 गीगावाट एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से लेकर आएंगे, वो सब हमने आईपीसीसी की सिफारिशों के अनुरूप ही बनाए हैं, राइट, ये ध्यान रखिएगा। रिसेंटली इन्होंने कुछ डाटा शेयर किया था, जैसे 2024 अब तक का सबसे गर्म साल था और इन्होंने बताया भाई भारत में जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चरम मौसम की घटनाएं हैं इस पे गंभीर प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा बहुत एनवायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है और यू कैन से एक फैसिलिटी है, दैट इज ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी यानी कि विश्व पर्यावरण सुविधा। तो आप देखेंगे ये कोष है, निधि है, फंड है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी और इसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि विकासशील देशों को पर्यावरण संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करना, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी में है, राइट। एंड बहुत सारे पर्यावरणीय समझौतों के वित्तीय तंत्र के रूप में ये काम करता है। देखो मैंने हर एक चीज हाईलाइट की हुई है, अंडरलाइन की हुई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अलग से मेंशन किया हुआ है। तो ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, वन ऑफ द बेस्ट नोट्स है, सो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, राइट। फिर यहाँ पे देखो इसका काम क्या है, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय जल, भूमि का क्षरण, रासायनिक और अपशिष्ट प्रबंधन, ओजोन परत का संरक्षण, ये सारे काम इसके द्वारा किए जाते हैं, राइट है। एंड इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो वॉशिंगटन डीसी में, जैसा कि मैंने बताया था। वर्ल्ड बैंक जो है
वो इस ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड का एक स्थायी ट्रस्टी है। तो ये जो फंड है राइट, इसका जो ट्रस्टी है वो वर्ल्ड बैंक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। एंड कुल मिलाकर यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हर 4 साल में इसमें जो पैसा है उसकी पुनः पूर्ति की जाती है, और फिर ये जो पैसा है ये अलग अलग कंट्रीज को दिया जाता है। जैसे एक तो इनका जीएफ ट्रस्ट फंड है, ये तो सभी जगह पैसा देता है। एक इनका लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड है, ये कमजोर देशों के लिए है। एक स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है जो जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए दिया जाता है। एक इनका ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड है जो जैव विविधता संरक्षण के लिए एक नया फंड बनाया गया था। ठीक है, कौन कौन से समझौतों के लिए ये एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म या एक वित्तीय तंत्र के तौर पे काम करता है, याद होना चाहिए, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, राइट, एंड साथ में आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन, मिनीमाटा कन्वेंशन, और आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत इसका संस्थापक सदस्य है। भारत यहाँ पे बहुत सारा पैसा डोनेट भी करता है और भारत को बहुत सारा पैसा यहाँ से मिलता भी है, राइट। भारत में बहुत सारी योजनाएं जो है यहाँ पे चल रही है। फॉर एग्जाम्पल एक कोहैबिटेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, सेंट्रल एशियन फ्लाई वे जो है वहां पे प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए। एक कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क टारगेट जो है, तो भारत में जो संरक्षित क्षेत्र हैं इस समझौते के तहत उनका विस्तार करने के लिए हम ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के साथ मिलके काम कर रहे हैं, राइट। ये ध्यान रखिएगा। भारत की कौन सी नोडल एजेंसी है इस फैसिलिटी के लिए, तो आपका इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, राइट, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका अर्थ समिट, या जिसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। देखो हुआ क्या, दुनिया में पहली बार बहुत बड़े पैमाने पर ब्राजील के रियो दे जेनेरियो में एक सम्मेलन आयोजित हुआ। कब? 1992 में, जिसको हम या तो अर्थ समिट यानी कि भूमि सम्मेलन, या फिर जो है यूनाइटेड नेशन का एक बेसिकली कॉन्फ्रेंस है, किस पर? पर्यावरण और विकास पर, ये कहते हैं। ये सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मेलन था उस टाइम पर, और यहाँ पर ना पर्यावरण संरक्षण को लेकर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, संसाधनों की कमी को लेकर डिस्कशन हुआ था। अब जब ये समिट हो गया तो यहाँ पर 5 दस्तावेजों पर सहमति बनी थी। पहला था एजेंडा 21। इसका कहना यह था कि भाई 21वीं शताब्दी के लिए हमारे पास वर्ल्ड की एक कार्य योजना होनी चाहिए, ताकि दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर क्या कुछ करना है हमारे सामने पिक्चर क्लियर हो। दूसरा, इन्होंने रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट किया, यानी कि उद्घोषणा की, जिसमें 27 सिद्धांत थे, और वो जो सिद्धांत थे वो इस तरीके के थे कि भाई जो पॉल्यूशन करेगा वही पे करेगा, हमें गरीबी को जो है हटाना है, और हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। उत्पादन की जो है बेसिकली जो बहुत ज्यादा एक कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी का इश्यू हो सकता है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक इनका आया स्टेटमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल, यानी कि जंगलों के संरक्षण के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत इन्होंने बनाए। साथ में आज जब आप बहुत डिटेल से यूएनएफसीसीसी को पढ़ते हैं, ये भी इसी सम्मेलन के बाद आया था, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो फ्रेमवर्क है, राइट है, जलवायु परिवर्तन पर, वो भी इसी सम्मेलन के बाद आया था। और जो आपकी एक संधि है वैश्विक जैव विविधता पर, वो भी इसी सम्मेलन के बाद आई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इस समिट के बाद फॉलो अप कौन करेगा? भाई जो हमने चीजें डिसाइड की थी वो हो रही है या नहीं हो रही है, उसको देखने के लिए कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्थापना की गई थी। ठीक है, लेकिन कुछ मुद्दे यहाँ पे हैं, जैसे ग्लोबल नॉर्थ के जो कंट्रीज हैं वो वेल डेवलप्ड हैं, तो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज कहते हैं भाई आप हमें टेक्नोलॉजी और पैसा दो। डिजर्टिफिकेशन का एक इशू है कि मरुस्थलीकरण पर एक अंतरराष्ट्रीय संधि होनी चाहिए। बाद में इस डिमांड को स्वीकार किया गया। 1994 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन संधि आपके मरुस्थलों को लेकर सामने आई। साथ में फॉरेस्ट ट्रीटी को लेकर बातचीत चल रही थी, भाई वनों को लेकर एक संधि आए, लेकिन कभी कोई सहमति बनी नहीं, तो संधि नहीं आई, कुछ प्रिंसिपल स्वीकार किए गए। साथ में ये भी कहा गया भाई विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता यहाँ पे दी जाएगी। करेक्ट है, तो मतलब ये सम्मेलन इतना इंपॉर्टेंट है, जो आज दुनिया भर में आप इतने सारे इनिशिएटिव जलवायु परिवर्तन को लेकर, जैव विविधता को लेकर देख रहे हो, वो कहीं ना कहीं यहीं से शुरू हुए थे। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट जो हमारी संधि आती है वो आता है वेटलैंड इंटरनेशनल, राइट। तो वेटलैंड इंटरनेशनल एक गैर लाभकारी संगठन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और ये विश्व भर में जो है एक तरीके से वेटलैंड के संरक्षण के लिए जो है यहाँ पे काम करता है।
राइट। और भारत में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है जी। और ये भारत से नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव जैसी कंट्रीज में भी शामिल है। ये जो वेटलैंड इंटरनेशनल है, ये 5 और एनजीओ के साथ मिलकर जो रामसर कन्वेंशन है, रामसर संधि, उसके लक्ष्य और रणनीति को लेकर भी काम करता है। तो रामसर संधि किस लिए? वेटलैंड यानी कि आंतर भूमियों के संरक्षण के लिए, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे, इस वेटलैंड इंटरनेशनल ने दक्षिण एशिया का जो इसका बेसिकली कार्यालय है, उसने भारत के 17 राज्यों में वेटलैंड संरक्षण को लेकर, आजीविका को लेकर, जल की सुरक्षा को लेकर काम किया है। पीटलैंड्स जो होते हैं उनके संरक्षण को लेकर भी इनकी तरफ से काम किया जा रहा है। स्थानीय भागीदारी पे काफी ज्यादा ध्यान रखते हैं। टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी करके औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास अगर कोई वेटलैंड थे तो उनका भी संरक्षण जो है इन्होंने यहाँ पर किया है। इसके अलावा आप देखोगे, वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और एक वेटलैंड मैनेजमेंट फॉर बायोडायवर्सिटी एंड क्लाइमेट प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट भी है, राइट है जी। जो यहाँ पर दरअसल आपका एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की सहयोग के साथ चल रहा है। अगर हम सरकारी कुछ योजनाओं की बात करें, एक हमारे पास मिशन सहभागिता योजना है, राइट है, ताकि वेटलैंड संरक्षण की विकास योजनाओं को मुख्य धारा में लाना। एक हमारे पास राष्ट्रीय जल निकाय संरक्षण योजना भी है। एक हमारे पास वेटलैंड इंडिया पोर्टल भी है। तो इन चीजों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अपने यहाँ पर नेक्स्ट संस्था के बारे में, राइट, जो है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। यूपीएससी ने इस पे भी जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है। तो ये एक वैश्विक गठबंधन है, राइट। और 1992 में इसकी स्थापना की गई थी, तब इसका नाम कुछ और हुआ करता था। 1994 से इसका नाम जो है वो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है। मुख्यालय कहाँ पे है? कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में। पक्षियों को लेकर, उनके आवास को लेकर, उनके संरक्षण को लेकर ये काम करता है, राइट है। ये दरअसल अब तक 13,000 से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बर्ड और बायोडायवर्सिटी एरिया है उसकी पहचान कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे एरिया आपको जो है भारत में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। जो प्रवासी पक्षी होते हैं उनके प्रमुख फ्लाईवे की निगरानी भी इनके द्वारा की जाती है। भारत में इनके साथ कौन सहयोग करता है? भारत में इनका प्रमुख साझेदार है बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। यूपीएससी ने क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है। तो ये जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, इसके माध्यम से भारत में गिद्धों का संरक्षण, इंडियन स्कीमर, लेसर फ्लोरिकन, इन संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण को लेकर अच्छा काम यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है या नेक्स्ट जो हमारी एक संस्था है वो है इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। तो व्हेल के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ व्हेलिंग के तहत हुई थी। यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी संधि अपनाई गई थी कि जो व्हेल होती है उनका संरक्षण अब हमें करना होगा, राइट। इसका मुख्यालय भी कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में आपको इम्पीगटन में देखने के लिए मिल जाएगा। और इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि भाई व्हेल की कुछ प्रजातियों की हमें पूर्ण सुरक्षा करनी है, कुछ एरियाज को हमें व्हेल सेंचुरीज डिक्लेयर कर देना है। और भैया यहाँ पर जो है अगर कोई शिशु व्हेल और उसके साथ मादा व्हेल भी है तो उसके शिकार पे प्रतिबंध लगाना है, ठीक है। देखो 1986 में इन्होंने क्या कर दिया था, जो कमर्शियल व्हेलिंग होती है यानी कि खरीदने बेचने मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यहाँ पे व्हेलिंग होती थी उस पे प्रतिबंध लगा दिया था। केवल 2 प्रकार की व्हेलिंग की अनुमति थी। एक भाई कुछ आदिवासी समुदाय सीमित शिकार कर सकते थे और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सीमित शिकार हो सकता था। इन्होंने बहुत सारे महासागर के एरिया को व्हेल सेंचुरीज भी डिक्लेयर किया। हालांकि बाद में जो जापान है वो 2019 में इससे बाहर आ गया और जापान ने अपने वाटर में जो है कमर्शियल व्हेलिंग फिर से स्टार्ट कर दी है। भारत के बारे में बात करते हैं। भारत भी 1981 से इसका जो है सदस्य है, राइट है। तो आपको इतना पता होना चाहिए। क्विकली मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। तो ये जो आपकी उष्ण कटिबंधीय टिम्बर के लिए एक संस्था है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1986 में हुई थी एक इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर एग्रीमेंट के तहत। इसका हेडक्वार्टर है योकोहामा, जापान में, राइट। और देखिए देश के मतलब विश्व के 80% उष्ण कटिबंधीय वन और 90% जो है उष्ण कटिबंधीय लकड़ी व्यापार का प्रतिनिधित्व जो है इसके द्वारा किया जाता है। भारत इसका एक संस्थापक यानी कि फाउंडिंग मेंबर है। और जो हमारा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, राइट, वो दरअसल यहाँ पर एक तरीके से इसकी नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है,
ठीक है जी। तो ये उष्णकटिबंधीय वनों के सतत प्रबंधन संरक्षण को बढ़ावा देने का काम करते हैं। जो कानूनी रूप से प्राप्त लकड़ी है उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ये देखते हैं। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर ये जो आपका ट्रॉपिकल टिम्बर है उसको लेकर काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो फंडिंग आती है वो स्वैच्छिक योगदान से आती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में देखो जो हमारे वन संसाधन होते हैं वो किसके कंट्रोल में होते हैं? राज्य वन विभाग के, राइट है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे भारत भी उष्णकटिबंधीय लकड़ी का बहुत बड़ा एक आयातक है। तो आईटीटीओ के साथ मिलकर भारत इस लकड़ी के सस्टेनेबल मैनेजमेंट को लेकर काम करता रहता है। करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कंजर्वेशन इंटरनेशनल, राइट। ये क्या है? एक नॉन प्रॉफिट संगठन है, गैर लाभकारी संस्था है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। ये प्रकृति को लेकर, जैव विविधता को लेकर, मानव की रक्षा के लिए विज्ञान, नीति और जो सामाजिक एक तरीके से सहयोग है उसको लेकर काम करता है। मतलब जैव विविधता हॉट स्पॉट्स को बचाना है, जलवायु परिवर्तन के लिए संरक्षण परियोजनाएं बनानी है, नीति निर्माण अनुसंधान में हेल्प करनी है। ये सब काम जो है इनके द्वारा होते हैं। देखो ये जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल है ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की मान्यता प्राप्त एजेंसी है और ये 100 प्लस से ज्यादा कंट्रीज में काफी सारी परियोजनाओं को चला चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। इवन भारत में भी इसके द्वारा जो है वन, तटीय क्षेत्र, जैव विविधता, हॉटस्पॉट, काफी सारे मॉडल्स को लेकर काम किया गया है। नेक्स्ट जो हमारी यहाँ पे संस्था है वो है यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, राइट। तो देखिए 2000 में इसकी स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक ने की थी। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है और यहाँ पे ना ये वनों के प्रबंधन को लेकर काम करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था उसके बाद हमने कुछ फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एक्सेप्ट किए थे और एजेंडा 21 भी एक्सेप्ट किया था, राइट है। तो उसके बाद एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन फॉरेस्ट और इंटर गवर्नमेंटल फोरम ऑन फॉरेस्ट बने और जिनके सुझावों के आधार पर फिर हमने जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन फॉरेस्ट का एक हिस्सा है, राइट। और ये आपके जंगलों के लिए, वनीकरण के लिए, पुनर्नवीकरण वनीकरण के लिए काम यहाँ पे करता है। सस्टेनेबल वन प्रबंधन को बढ़ावा देना ही इनका यहाँ पे काम है। करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलायंस, राइट। ये देखिए पब्लिक प्राइवेट साझेदारी है जिसकी स्थापना 2012 में जो Rio+20 सम्मेलन हुआ था, राइट है, बेसिकली तब की गई थी। और इसका जो मुख्यालय वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये चीज आप जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे पाम ऑयल है, सोया है, कागज है, पल्प है, इनकी खेती की वजह से क्या हो रहा है, हमारी ना ज्यादा से ज्यादा जो लकड़ी है, राइट, उसकी कटाई हो रही है, यानी कि जंगलों को हटाया जा रहा है कमर्शियल क्रॉप्स की वजह से। तो ये उसी को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे काम करता है। सरकार, निजी क्षेत्र, सामाजिक जो संस्थाएं हैं, स्थानीय समुदाय हैं, ये उनके साथ मिलकर काम करता है। ये उष्णकटिबंधीय वनों की निगरानी, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन में सहायता करते हैं, राइट। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, कन्वेंशंस जो पर्यावरण को लेकर इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा नेशनल की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं और अब हम भारत की बात करेंगे। यहाँ पे जो आप सामने एक माइंड मैप दे पा रहे हो इसमें भारत से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं हैं उनके नाम दिए गए, उनका ईयर भी दिया गया है। अब वन बाय वन करके मैं आपको ये सब पढ़ाऊंगी। तो देखिए सबसे पहला तो हमारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आ जाता है। ये भारत सरकार का देखिए केंद्रीय मंत्रालय है, राइट। और ये पर्यावरण संरक्षण, वन, जैव विविधता, वन्य जीव, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण नियंत्रण, इनसे जुड़े हुए कार्यों के लिए उत्तरदायी है। ये जो मंत्रालय है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत पे काम करता है, राइट। और अगर आप देखोगे पशु कल्याण, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरणीय कानूनों का परिवर्तन कराना इसका काम है, राइट। इसके द्वारा बहुत सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं चलाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल वनों की निगरानी के लिए इसके द्वारा एक योजना चलाई गई है, राष्ट्रीय प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन योजना, जिसको हम कैंपा भी बोलते हैं। मैं इसके बारे में आपको पढ़ा दूंगी। कुछ ग्रीन क्रेडिट नियम भी इन्होंने बनाए हैं कि भाई जो पर्यावरण के लिए हितैषी काम करेंगे उनको हम कुछ ग्रीन क्रेडिट जारी कर देंगे। इन्होंने इको मार्क नियम भी बनाए हैं कि भाई ऐसे प्रोडक्ट जो इन्वायरमेंट के अनुकूल हैं तो उनके लिए हम एक सर्टिफिकेशन बना देंगे, ठीक है। इसके द्वारा भारत राज्य वन रिपोर्ट जारी की जाती है।
हाल ही में इन्होंने गढ़चिरौली में लो ऐसा खनन परियोजना को स्वीकृति भी दी थी। तेलंगाना का जो कांचा गाचीबोवाली में अवैध वृक्षों की कटाई हो रही थी, इन्होंने वहां पे रोक भी लगाई थी। तो मतलब इस तरह के कार्य जो है यहाँ पे होते हैं। इस मंत्रालय के तहत कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स यानी कि अधिनियम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जैव विविधता अधिनियम 2002 और राष्ट्रीय वन नीति 1988, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006। यहाँ तक कि एनवायरमेंट के रिगार्डिंग जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर काम होते हैं, कोई संधि हो या फिर किसी इंस्टीट्यूट में पार्टिसिपेट करना हो, तो नोडल मंत्रालय के रूप में ये मिनिस्ट्री ही आपका काम करता है। जो भी हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्धताओं को साइन किया हुआ है, चाहे वो पेरिस समझौता हो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, बेसल, रॉटरडैम या स्टॉकहोम कन्वेंशन हो, उन सबके क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी होती है वो आपके पर्यावरण मंत्रालय की होती है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट संस्था जो भारत में है वो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। तो बेसिकली इसकी स्थापना 1962 में हुई थी एक अधिनियम के तहत, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, राइट। ओके, इसका उद्देश्य क्या है? देश में पशु कल्याण को बढ़ावा देना और पशुओं को अनावश्यक पीड़ा और कष्ट से बचाना। इसका मुख्यालय हरियाणा के वल्लभगढ़ में, राइट। और ये मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप देखोगे, पशु कल्याण संगठनों को मान्यता देना और वित्तीय सहायता देने का भी काम ये करता है। नियमित और बचाए गए पशुओं के लिए अनुदान देता है। शेल्टर हाउस योजना बनाई हुई है, जहाँ पे जो घायल हुए पशु होते हैं उनको लाभ मिलता है। एनिमल बर्थ कंट्रोल और टीकाकरण योजना इन्होंने आवारा कुत्तों की नसबंदी और रेबीज नियंत्रण के लिए चलाई हुई है। एम्बुलेंस सेवा योजना भी है जो संकटग्रस्त पशुओं के लिए एम्बुलेंस वाहन की खरीद हेतु अनुदान देती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट संस्था है वो है सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना 1992 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 78A के तहत की गई थी। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नाम बता रहा है, चिड़ियाघरों का मानकीकरण करना, वन्य जीव का संरक्षण करना। ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने जैसे रिकॉग्निशन ऑफ जू रूल्स 1992 बनाए हैं, तो चिड़ियाघरों को मान्यता देने का काम ये करते हैं। अगर मानकों पे खरे ना उतरे तो चिड़ियाघर को बंद करने का निर्देश भी देते हैं। कोई अगर संकटग्रस्त प्रजाति है तो उसकी कैप्टिव ब्रीडिंग का कार्यक्रम भी चलता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जंगल में गिद्धों की संख्या किसी पर्टिकुलर प्रजाति की बहुत कम हो गई है, तो ये गिद्धों की कैप्टिव ब्रीडिंग जो है, यानी कि एक जू के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम चलाकर उसमें प्रजनन को बढ़ावा देते हैं, राइट है। तो इसका मतलब ये एक्स सीटू संरक्षण को बढ़ावा देते हैं। इन सीटू का मतलब होता है जहां पे कोई प्रजाति रह रही है उसको वहीं संरक्षित करना। एक्स सीटू का मतलब होता है उसके नेचुरल इकोसिस्टम से कहीं और ले जाकर उसको संरक्षित करना, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने जैसे हाल ही में नोएडा का पहला डियर पार्क खोला है, इसमें 10 प्रजातियों के 132 हिरण रखे जाएंगे। इन्होंने चिड़ियाघरों के आधुनिकीकरण का भी काम किया है। दिल्ली का जो नेशनल जूलॉजिकल पार्क है, गुजरात का जू रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर है, उनको अपडेट किया गया है। साथ में इन्होंने संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण हेतु हैदराबाद में लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज की भी स्थापना की है। रेड पांडा, एशियाई शेर आदि के लिए भी ये काम यहाँ पे करते रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। ये जो आपका सेंट्रल जू अथॉरिटी है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम्स का सदस्य है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है चिड़ियाघरों को शिक्षा, अनुसंधान और जैव विविधता संरक्षण के केंद्र का बनाना है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। ये भारत की वन्य जीव संरक्षण एक योजना है। 1973 में इसको स्टार्ट किया गया था। रीजन, बाघों की घटती संख्या को रोकना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसके द्वारा टाइगर रिजर्व भी घोषित किए जाते हैं और टाइगर रिजर्व का जो संचालन होता है वो पर्यावरण मंत्रालय और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा होता है, यानी कि एनटीसीए। मैं एनटीसीए भी आपको पढ़ाऊंगी। एनटीसीए की स्थापना 2005 में बेसिकली हुई थी। अच्छा, इनकी एक एम स्ट्रिप ऐप है। इस ऐप पर बाघों की निगरानी और संरक्षण के लिए मोबाइल आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये कैमरा, ट्रैप और एआई का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इन्होंने स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स भी बनाई हुई है बाघों की सुरक्षा के लिए, ठीक है। साथ में प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोग्राम को इंटीग्रेट किया गया था 2024-25 में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। साथ में
2025 में सरकार ने टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट भी शुरू किया था, जिसमें रिजर्व के बाहर रहने वाले जो लगभग 30% टाइगर्स है उनकी मॉनिटरिंग की जाए, शिकार की रोकथाम की जाए। राइट, ये ध्यान रखिएगा। अब हम कैंपा के बारे में पढ़ते हैं, जिसके बारे में अभी पढ़ाया था। कैंपा यानी कि कंपनसेटरी अफोस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। देखो, अगर आपको सड़क बनानी है, रेलवे ट्रैक बनाना है, तो आपको जमीन की जरूरत होगी। और मान लीजिए वो जमीन पर एक जंगल है, तो हो सकता है जंगल आपको काटना पड़े। लेकिन अगर जंगलों को बिना लगाए हम सब काटते चले गए, तो एक टाइम पे क्या होगा, वनों का नाश हो जाएगा। इसीलिए कैंपा इनिशिएटिव सरकार लेकर आई थी कि भाई जितना जंगल आप काट रहे हो, या तो उतने ही पौधे किसी और जमीन पे लगा दो, या तो जितना जंगल काटा है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते, वो आप कैंपा फंड में जमा करवा दो, और हम उसका प्रयोग जो है वनों के संरक्षण के लिए करेंगे। राइट, तो ये भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक संस्था है। वनों की क्षति के लिए वृक्षारोपण, वन संरक्षण और पुनर्जनन को बढ़ावा देना है। किस एक्ट के तहत बनाया गया था? कंपनसेटरी अफोस्टेशन फंड एक्ट 2016 के तहत। फॉरेस्ट एक्ट 1980 के तहत भी ये काम करता है। तो मतलब जो सड़क, बांध, खनन आदि के लिए आपने वन भूमि का डाइवर्जन किया है, उसकी क्षति की भरपाई के लिए वृक्षारोपण या फिर वन पुनर्जनन कार्यों को वित्तीय सहायता देने का काम ये करता है। एक देखो, आपका नेशनल कैंपा होता है, केंद्रीय लेवल पे काम करता है। आपका स्टेट कैंपा होता है, स्टेट यूटी के लेवल पे काम करता है। इस फंड का जो उपयोग है वो वृक्षारोपण के लिए, पुनर्नवीकरण के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए, वन विभाग के लिए आधारभूत संरचना बनाने के लिए और प्राकृतिक वनों की रक्षा के लिए हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंग्रोव संरक्षण जैसी परियोजना थी मिस्टी, उसमें भी कैंपा फंड के पैसे का उपयोग यहाँ पे जो है किया गया था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड। देखिए, ये जो बोर्ड है इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। ये भी देश में अफॉरेस्टेशन यानी कि पुनर्नवीकरण, वृक्षारोपण, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन और इको डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का काम करता है। ठीक है, मतलब जो क्षतिग्रस्त वन है, राष्ट्रीय उद्यान है, राइट, उन पर इसका जो है ध्यान रहता है। इन्होंने एक राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम चलाया था, एक इको डेवलपमेंट फोर्स भी इन्होंने बनाई थी रक्षा मंत्रालय के सहयोग से, ताकि जो बहुत कठिन इलाके होते हैं वहां पे इकोसिस्टम को रिस्टोर करने में विशेष बलों की तैनाती की जा सके। नगर वन योजना चलाने में भी इन्होंने महत्व किया था, ताकि नगरों में भी जो है हरित पट्टी को बढ़ावा दिया जा सके। हाल ही में इन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान भी चलाया और करोड़ों पौधे जो है इन्होंने भारत में लगाए। और कैंपा फंड के तहत भी बेसिकली इनको वित्तीय सहायता यहाँ पे मिलती है। राइट, नेक्स्ट हमारी जो संस्था है वो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII। तो ये 1982 में देहरादून में बेसिकली स्थापित की गई थी। ये पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान के रूप में काम करता है। वन्य जीव के अनुसंधान को लेकर, प्रशिक्षण को लेकर, एजुकेशन को लेकर इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है। तो ये ना गवर्नमेंट को समस्याओं पर जानकारी और सलाह देते हैं और सरकार को नीति बनाने में हेल्प करते हैं। साथ में अधिकारियों को, वैज्ञानिकों को ट्रेनिंग भी देते हैं। ठीक है जी। भारत में जब बाघ गणना हुई थी तो उसका संचालन जो है इन्होंने NTCA और राज्य वन विभागों के साथ मिलकर किया था। 2024 में मध्य प्रदेश का जो संजय टाइगर रिजर्व है वहां पे गौर के पुनर्प्रवेश की परियोजना इन्होंने चलाई थी। राइट है, और ये यूनेस्को के सहयोग से एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए ट्रेनिंग सेंटर के रूप में भी काम करते हैं। करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो देखिए 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। गैर सरकारी संगठन है, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGO है। और ये वन्य जीवों के प्रति अपराध रोकने के लिए और अवैध वन्य जीव अपराध पर नियंत्रण करने के लिए सरकार और स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर काम करता है। देखो, इन्होंने ना वन्य जीव अपराधों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार कर रखा है और ये ना महत्वपूर्ण मामलों में याचिका, स्थानीय अदालत में सहयोग करके भी काम करते हैं। राइट, तो मतलब ये ना वन्य जीव अपराध डेटाबेस जो इन्होंने बना रखा है वो देश का सबसे बड़ा है। राइट है, तो कुल मिलाकर ये इलीगल वाइल्ड लाइफ क्राइम को लेकर काम करते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, यानी कि नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। तो देखिए, ये एक वैधानिक स्वायत्त संस्था है। 2003 में जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ये भी पर्यावरण मंत्रालय के तहत काम करता है। हेडक्वार्टर्स का चेन्नई, तमिलनाडु में है। देखो, इनका काम क्या है? जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव विविधता से संबंधित संसाधनों का सस्टेनेबल प्रयोग करना, और अगर जैविक संसाधनों से कोई लाभ मिला है तो उसका जो फायदा है वो सबको मिले। राइट, और यहाँ पे पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय समुदायों की रक्षा करना, ताकि जैव चोरी
करके कोई उनके अधिकार ना मार ले, यानी कि बायो पायरेसी रोकना भी इनका काम है। यहाँ पे देखो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करती है केंद्र सरकार, और फिर अलग अलग मंत्रालयों से जैव विविधता बोर्ड से इसमें सदस्य होते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे देखो ध्यान रखिएगा कि ये दरअसल कुल मिलाकर जैव विविधता संरक्षण, पारंपरिक ज्ञान की रक्षा और स्थानीय समुदाय की भागीदारी से काम करता है। करेक्ट। नेक्स्ट जो है वो भी एक एनजीओ है, वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट, जिसको WOTR भी बोलते हैं। तो ये गैर सरकारी संगठन है। 1993 पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था ग्रामीण भारत में जो गरीबी है, जल संकट है, जलवायु परिवर्तन है, इन समस्याओं का समाधान करना। और इन्होंने एक्चुअली में 7,000 से ज्यादा गांवों में लाखों लोगों के जीवन में पॉजिटिव चेंजेस किए हैं। और आप देखेंगे कि दरअसल ये सामुदायिक सहभागिता और क्षमता निर्माण के माध्यम से काम करते हैं। एक इन्होंने इकोसिस्टम बेस्ड अडेप्टेशन अप्रोच चलाई थी, एक इनका वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम चला था, एक इन्होंने इंडो जर्मन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाया था। राइट। अब महिला सशक्तिकरण को लेकर भी ये काम करते हैं। साथ में अभी इनकी 30वीं वर्षगांठ थी, तो इंडियन एक्सप्रेस में इनके जो बारे में बहुत डिटेल से आर्टिकल छपा था, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अहमदनगर महाराष्ट्र में भोजतरी गांव में इन्होंने जल ग्रहण का विकास किया, जिससे साल भर वहां पे पानी की उपलब्धता रहती है। ठीक है। और मतलब नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जिन जिन हिस्सों में गंभीर जल संकट की आवश्यकता है कि भाई वहां पे हमें सुधार करना है, तो WOTR ने वहां पर बेसिकली अपना काम काफी अच्छे तरीके से किया है। राइट। तो ये एक एनजीओ है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसकी स्थापना पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन और दरअसल प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के उद्देश्य के लिए की गई थी। ये भी गैर लाभकारी संगठन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी पंचायत और सरकार के साथ मिलकर काम करता है। राइट। और जैसे ये संसाधन है, चारागाह है, वन है, जलाशय है, इनके टिकाऊ प्रबंधन के लिए ग्रामीण लोगों के साथ मिलकर काम करता है। सरकार के साथ साझेदारी करते हैं, नरेगा जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करते हैं, राइट, प्रशिक्षण देते हैं। और इन्होंने 8,000 से ज्यादा ग्राम संस्थानों के साथ मिलकर 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन का पुनर्स्थापन बेसिकली यहाँ पे किया है। करेक्ट है। तो अभी देखो इन्होंने हाल ही में राज्य सरकारों के साथ मिलकर भूमि अधिकार जल संरक्षण के तहत जो है नरेगा को लेकर बहुत कुछ काम किया है। करेक्ट। तो ये भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक बेसिकली अथॉरिटी है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भारत सरकार की एक शीर्ष सलाहकारी संस्था है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसका जो है 2003 में स्थापना की गई थी। और भारत में वन्य जीव संरक्षण को लेकर, प्रोटेक्टेड एरियाज को लेकर जैसे नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और जैव विविधता को लेकर ये नीति निर्माण का सर्वोच्च निकाय है। राइट। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 47 सदस्यों की एक समिति होती है, इसमें अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, याद कर लीजिएगा। पर्यावरण मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। इसमें की स्टैंडिंग कमेटी भी होती है, उसकी अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री करते हैं। इनका काम क्या है? मेनली नेशनल पार्क को लेकर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को लेकर, टाइगर रिजर्व को लेकर उनकी सीमाएं क्या होंगी, उनका मैनेजमेंट कैसे करना है, वहां पे कौन सी गतिविधियों को नियंत्रण करना है, उससे रिलेटेड सिफारिशें गवर्नमेंट को देते हैं। दरअसल ये किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया में निर्माण, खनन या विकास परियोजनाओं को मंजूरी देते हैं। बिना इनकी मर्जी के कोई भी परियोजना प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं स्टार्ट हो सकती है, सीमा में परिवर्तन नहीं हो सकता है, और टाइगर रिजर्व का डी नोटिफिकेशन आप नहीं कर सकते हो। ठीक है। जैसे हाल ही में इन्होंने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और घड़ियाल के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजनाएं शुरू की। साथ में सेंटर फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की स्थापना की इन्होंने घोषणा की। प्रोजेक्ट चीता का विस्तार इन्होंने कर दिया गांधी सागर मध्य प्रदेश से लेकर बन्नी ग्रासलैंड गुजरात तक। प्रोजेक्ट लायन का भी इन्होंने अगले 10 सालों तक विस्तार कर दिया। और इन्होंने 2024 में 16वीं एशियाई शेर गणना की थी और भारत की पहली नदी डॉल्फिन गणना की रिपोर्ट भी जारी इन्होंने की थी। राइट है। और मतलब ये काफी न्यूज में है, इसको याद कर लीजिएगा। करेक्ट है। कई बार जो है बहुत सारी परियोजनाओं को इनके द्वारा जो स्वीकृति दे दी जाती है एक्सपर्ट्स के द्वारा, जो है उसकी कई बार आलोचना की जाती है। जैसे केन बेतवा लिंक परियोजना, हसदेव अरियन कोल माइनिंग, हालो गोपाल गिबन अभ्यारण्य में तेल अन्वेषण जैसी पर्यावरणीय मंजूरी इन्होंने जो दे दी है, उसको लेकर इनकी आलोचना भी होती है। तो मतलब इनका उद्देश्य है कि डेवलपमेंट और कंजर्वेशन का बैलेंस करके यहाँ पे जो है चला जाए। राइट है जी।
नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे आर्टिकल है वो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है जी। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी है, अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको भी आप यहाँ पे जो है बहुत ध्यान से समझिएगा। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि दरअसल ये एक वैधानिक निकाय है। ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2005 में हुई थी और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो है उस अधिनियम के तहत 2006 में जब संशोधन हुआ उसके तहत जो है इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। ठीक है। ये भी जो आपका पर्यावरण जल और बेसिकली जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, राइट, उसके तहत जो है काम करता है। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे संस्था है, इसके बारे में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और प्रोजेक्ट टाइगर को वैधानिक समर्थन देना, बाघ संरक्षण से जुड़े सारे निर्देशों का क्रियान्वयन करना, अवैध शिकार को रोकना, विशेष टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन करना, राइट है, टाइगर रिजर्व के लिए वार्षिक योजना बनाना, ये सारे काम जो है इनके द्वारा होते हैं। इन्होंने ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन इन्होंने किया था। एमएस-ट्राइब सॉफ्टवेयर लेकर ये टाइगर्स की निगरानी करते हैं। तो इस तरह के काफी प्रोग्राम जो है इनके द्वारा चलाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है वो है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो देखो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है वो भारत सरकार के द्वारा 6 जून 2007 को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बनाया गया था। इसका मेन काम क्या है? वन्यजीव अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण करना। ये भी पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके क्षेत्रीय जो ऑफिसेज हैं वो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, भोपाल में भी हैं। गुवाहाटी, अमृतसर, कोचीन में भी है, राइट है। और यहाँ पे आप देखोगे वन्यजीव अपराधों से रिलेटेड खुफिया जानकारी को इकट्ठा करना, वन्यजीव अपराधों को लेकर डेटा बैंक बनाना, ठीक है, जांच करना, अपराधियों को पकड़ना, वो सब काम इनके द्वारा होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इनके ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। एक था ऑपरेशन थंडरबर्ड। तो इन्होंने इंटरपोल के सहयोग से बहुत सारी कंट्रीज के साथ वन्यजीव अपराध विरोधी अभियान चलाया था। एक ऑपरेशन सेव कुरमा, कछुओं की तस्करी रोकने के लिए इन्होंने अभियान चलाया था। ऑपरेशन वाइल्ड नेट है, ऑनलाइन वन्यजीव अपराधों की रोकथाम के लिए अभियान इन्होंने चलाया था, राइट है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ये तो आप पॉलिटी में भी पढ़ोगे। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को 2010 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अधिनियम 2010 के तहत बनाया गया था। और भारत जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बाद इस तरह का ट्रिब्यूनल स्थापित करने वाला दुनिया में तीसरा और विकासशील देशों में पहला देश है। ये ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, बट 4 अन्य स्थानों पे भी इसके क्वार्टर्स हैं, जैसे भोपाल, पुणे, कोलकाता और आपका चेन्नई। तो भाई इनका काम क्या है? देखो इनका काम ये है कि जब भी पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी कानूनी मामला होता है तो उसको ये लोग देखते हैं। इसमें एक चेयरपर्सन होता है, कुछ न्यायिक सदस्य होते हैं, कुछ एक्सपर्ट सदस्य होते हैं। 5 सालों के लिए नियुक्त होते हैं, पुनर्नियुक्ति यहाँ पे होती नहीं है। देखो इस सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत काम नहीं करते, बल्कि ये आपका प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के तहत जो है काम करते हैं। और 7 प्रमुख पर्यावरण के मामलों के तहत इनको जो है सुनवाई का अधिकार है। एक है आपका जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, जल उपकर अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण और निवारण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम और जैव विविधता अधिनियम। इन अधिनियम के तहत अगर कुछ हुआ है तो सुनवाई का अधिकार इनके पास है। जैसे रिसेंटली छत्तीसगढ़ ने जो गारे पामला कोल माइन प्रोजेक्ट था उसको पर्यावरणीय मंजूरी दे दी थी, तो एनजीटी ने उसको रद्द कर दिया था, राइट है। इसी तरह ये कहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, करेक्ट, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो आता है वो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये प्रोग्राम है गंगा को स्वच्छ करने के लिए सरकार की एक प्रमुख योजना है। 2011 में इसकी स्थापना नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की एक एग्जीक्यूटिव शाखा के रूप में हुई थी। ये जल शक्ति मंत्रालय के अधीन काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। गंगा नदी में प्रदूषण का नियंत्रण करना, पुनर्जीवन और सतत विकास के लिए समर्पित है। तो यहाँ पे देखो गंगा का एक न्यूनतम पारिस्थितिकी प्रवाह बनाए रखना, एक इकोलॉजिकल फ्लो बनाए रखना, ताकि गंगा के पानी की क्वालिटी और उसका जो इकोसिस्टम का बैलेंस है वो बना रहे। इसमें 5 स्तर का ढांचा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव। सबसे ऊपर है नेशनल गंगा काउंसिल, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। एक एम्पावर टास्क फोर्स करती है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में। फिर नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा आता है, फिर स्टेट गंगा कमिटीज आती है, फिर डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज आती हैं,
राइट, ये ध्यान रखिएगा। ये सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काम कर रहे हैं, जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड काम कर रहा है, राइट। जलीय जीवन संरक्षण जैसे कछुआ और घड़ियाल को लेकर ये काम कर रहे हैं, वेटलैंड के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। और आप देखोगे नमामि गंगे कार्यक्रम को 2024 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप के टॉप 10 प्रोग्राम में जो है शामिल किया गया था, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अर्थ 5R, राइट, ये एक संगठन है, इसकी भी बात कर लेते हैं। ये देखो है तो भारत आधारित, लेकिन है ये एक वैश्विक पर्यावरण संगठन। 2014 में इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी। ये 5 सिद्धांतों पे काम करता है। 5R, रिस्पेक्ट, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिस्टोर। ठीक है जी। नागरिक समुदायों को पर्यावरण संरक्षण, कचरा प्रबंधन, वृक्षारोपण और सतत जीवन शैली के लिए प्रशिक्षित करते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर ये काम करते हैं और डिजिटल तकनीकी नवाचार ये बनाते हैं, राइट। इन्होंने जैसे स्लम और शहरी समुदाय में कचरा प्रबंधन के लिए प्रोग्राम चलाया था। महिला और बच्चों को अपशिष्ट प्रबंधन, हस्तशिल्प, वित्तीय साक्षरता का ट्रेनिंग इन्होंने दी थी, राइट है। और मतलब ये ना इस तरीके की काफी चीजें करते रहते हैं और इसीलिए इनको संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को और कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की मान्यता भी मिली हुई है। आज के सेशन का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है वे फॉर लाइफ। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ है। इसकी स्थापना 2017 में बेंगलुरु कर्नाटका में हुई थी। एंड ये सरकारी स्कूलों के विकास को लेकर, अनाथालय, शेल्टर होम्स को लेकर कार्यक्रम चलाते हैं। इनका एक बेटर वर्ल्ड कार्यक्रम है। ये रक्तदान शिविर भी चलाते हैं। इन्होंने एक सौर लॉलटेन वितरण भी किया था ताकि बच्चे अपनी स्टडी अच्छे से कर सके। वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण, ये इनके द्वारा जो है चलाया जाता है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ये सेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है व्हेन इट कम्स टू द एनवायरनमेंट। सो इसको प्लीज रिवाइज कीजिएगा कम से कम 2-3 बार। एंड पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। एंड मुझे प्लीज फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपको ये सेशन कैसा लगा और एनवायरनमेंट पर आप नेक्स्ट क्लास कौन सी चाहते हो ये भी मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।